गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग बच्चों? सर बिल्कुल मजे में। वीडियो क्लास का सबसे बड़ा फायदा है। जय माता दी काजल। बोले क्या? सर देख तो रहे ही नहीं है, डांटेंगे भी कैसे? आते से ही प्रश्न डाल दो बोले। आयुषी, तो बोलिए बच्चों। पब्लिक इशू कंप्लीट कर लिया था कल तक। आया ना? डन विथ पब्लिक इशू। बोलिए। पब्लिक इशू कल तक खत्म कर लिया था। प्राइवेट प्लेसमेंट भी कल खत्म कर लिया था, जिसमें आप लोगों को ये सिखा दिया गया कि, बताओ बच्चों, प्राइवेट प्लेसमेंट में आपको क्या सिखा दिया? कि जब सिलेक्टेड बेसिस पर लोगों को ऑफर किया जाए तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट कहेंगे। जिनकी संख्या एक फाइनेंशियल ईयर में किसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया 200 को। हर एक के लिए मेरा कहना है कि अलग अलग काउंटिंग होगी। इक्विटी के लिए अलग, प्रेफरेंस के लिए अलग, डिबेंचर्स के लिए अलग। जो भी पैसा आएगा वो आप लोगों को बताया गया था कि दैट शुड बी टेकन फ्रॉम बैंक अकाउंट के थ्रू ही पैसा आना चाहिए। आने से 60 दिन में अलॉटमेंट कर दिया जाना चाहिए, और अगर नहीं कर पाए तो 15 दिन में रिफंड कर दिया जाना चाहिए, और वो भी नहीं कर पाए तो 60 दिन के बाद से ही 12% पर एनएम की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए। बताइए हाँ या ना। फिर जब मैंने बातचीत की तो मैंने कहा था कि जो भी पैसा रिसीव किया जाएगा दैट शुड बी केप्ट इन द सेपरेट बैंक अकाउंट, और तब तक उसे यूटिलाइज नहीं किया जाए जब तक कि आपके द्वारा रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल ना कर दिया गया हो। और मैंने मुस्कान यहाँ पर यह भी समझा दिया कि रिटर्न ऑन अलॉटमेंट PS3 में फाइल किया जाएगा, और मैंने ये भी कह दिया इसके साथ आप लोगों को, बोलो बच्चों, कि PS3 फॉर्म में फाइल किया जाएगा। एम आई करेक्ट इनफ? बोलो बच्चों। सलोनी राठौर। अब हम जो आगे बात करने वाले थे वो थे अलॉटमेंट की। ठीक है। अब आयुषी, कल मैंने इसका मीनिंग तो बता दिया था, पर चूंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मुझे बताना पड़ेगा फिर से, क्योंकि प्रश्न तो प्रश्न हो, प्रश्न तो प्रश्न है। तो मेरे दोस्त आयुष नागर, सुन रहा है ना तू? बता ला भाई, मैंने क्या बताया था अलॉटमेंट का मतलब? मैंने दो हिस्सों में बांट दिया था। whenever unissued whenever unissued securities are appropriated, जब अन्य सिक्योरिटीज को, या यूँ कहूँ अनइशूड सिक्योरिटीज को किसी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है कि इन पर इन्हीं का अधिकार है, तो उसे मेरा कहना है कि बच्चों क्या कहा जाएगा? बोलो अमतुल्ला। अलॉटमेंट कहा जाएगा। पर ये होना किसका चाहिए? अनइशूड का। ये क्या लिखा हुआ है? अनइशूड। नहीं तो भी कौन बोलेगा? प्रियांशु यादव। सर ये क्या लिखा हुआ है? अनइशूड सिक्योरिटीज। ठीक है। एक ये होता है जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। अन्य शब्दों में, whenever एप्लीकेशन ऑफ ऑफरर
इज एक्सेप्टेड। जब आपके द्वारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है ऑफरर की, जब आपके द्वारा ऑफरर की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है तो फिर उसे क्या कहा जाएगा बच्चों? इट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। कोई प्रश्न है आयुषी? अब तो आप बताइए बेटा। कोई प्रश्न है आयुषी? तो अब आप बताइए। Anyone of you having any other doubt? तो पूछिए। देखो बच्चों, जितना बुरा मैं दिखता हूं उतना हूं नहीं, करेक्ट? तो प्लीज प्रश्न मत रखिएगा मन में, क्योंकि एक बात ध्यान रखना बच्चों कि फिर सीएस प्रोफेशनल में कंपनी लॉ पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। सीएस प्रोफेशनल में कंपनी लॉ आपको नहीं है ज़्यादा, जो मेन होना चाहिए वो आपको सिलेबस में है ही नहीं। एप्रोप्रिएशन समझते हैं आप? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यशस्वी, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब आयुषी वो प्रोराटा तो अब हो गया, अब ठीक है, बाद में बात करेंगे कब। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है बेसिकली, ध्यान से सुनिएगा, कि जब आपके द्वारा प्रॉफिट को किसी स्पेसिफिक पर्पस से सिक्योर कर दिया जाए, इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। किसी स्पेसिफिक पर्पस से आपके द्वारा सिक्योर कर दिया जाए कि इससे आप डिविडेंड बांटने वाले हैं, इससे कुछ करने वाले हैं, तो दैट वाज कॉल्ड बेसिकली एप्रोप्रिएशन। दैट वाज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट उसे कहा जाता था, ठीक है शुभम? मतलब किसी पर्पस के लिए उन्हें सिक्योर कर देना। तो जब मेरे पास अनइश्यूड सिक्योरिटीज हैं, इसका मतलब मैंने अभी सिक्योरिटीज किसी को दी नहीं है, सिक्योरिटीज अभी मैंने किसी को दी नहीं है, ध्यान से समझना। और जब मैं उनको कहता हूँ कि ये सिक्योरिटीज राम की हैं, या ये श्याम की हैं, या ये बलराम की हैं, या राधे श्याम की हैं, या घनश्याम की हैं, तो ध्यान रखिएगा मैंने उनके लिए इन्हें अप्रोप्रिएट कर दिया है। अब मैं अनुपा इन्हें किसी को भी नहीं देने वाला, अनुपा श्रृंगी, अब मैं इन्हें किसी को भी नहीं देने वाला। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाएगा? बोलो। अलॉटमेंट, ठीक है। मैंने प्रश्न देख लिया आयुषी, आगे बताऊंगा, अभी नहीं बेटा, ठीक है? अब ब्रेक में, अब समझिए प्री रिक्विजिट क्या है। जब ये क्लास के बाद मैं ब्रेक लूंगा ना बच्चों, तब उसके ये वाले क्वेश्चन डाउट आपके ले लूंगा, ठीक है? अलॉट प्री रिक्विजिट क्या है फॉर अलॉटमेंट, या यूं कहूं मैं, फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। अलॉटमेंट के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, कौन कौन सी कंडीशन को दुर्गा मेरा कहना है कि आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अलॉटमेंट करने के लिए, या फिर मुझे कह देना चाहिए कि किस तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए ये बताइए, किस तरीके से ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए ये बताइए, ठीक है? ताकि वो वैलिडली मान लिया जाए कि नहीं ये अलॉटमेंट हो गया है प्रॉपर, ठीक है? सबसे पहला, एप्लीकेशन shall be made in writing। इसका मतलब अगर एक अलॉटमेंट को, मतलब एक एक्सेप्टेंस को अगर आप क्या चाहते हैं कि वो वैलिड हो, तो इसका ऑफर किसके थ्रू मिलना चाहिए बच्चों? ध्यान रखिएगा, राइटिंग में मिलना चाहिए।
ठीक है, जिसका इनविटेशन, जिसका ऑफर कैसे मिलना चाहिए? राइटिंग में मिलना चाहिए। मतलब ओरल कहा कंपनी को कि मुझे आपके 10 शेयर दे दो, तो ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं हुई, ये प्रॉपर ऑफर नहीं हुआ। आपके द्वारा यहाँ जो ऑफर दिया जा रहा है, जो आप एप्लीकेशन कर रहे हो, ठीक है, जिसको आप चाहते हो कि कंपनी एक्सेप्ट कर ले, ठीक, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपके द्वारा ये ऑफर राइटिंग में दिया जाना चाहिए। इसका मतलब आप जो कंपनी को एप्लीकेशन कर रहे हो कि मुझे शेयर दे दो, दैट शुड बी मेड इन राइटिंग, नॉट ओरली। पहली बात। दूसरा, सच एप्लीकेशन, इसका मतलब ऑफर अगेन, ठीक है, shall be made by person who is eligible to contract। इसका मतलब एप्लीकेशन दे रहा है मतलब ऑफर दे रहा है, ऑफर दे रहा है इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट किसके मध्य होता है बच्चों? बताइए। जो क्वालिफाइड टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं के मध्य कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट बी माइनर, शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड शुड नॉट बी, बोलो, डिस्क्वालिफाइड, हाँ या ना? शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, हाँ या ना? बोले बच्चों। करेक्ट। तो जिसके द्वारा एप्लीकेशन की गई है, दैट पर्टिकुलर पर्सन जो ऑफर दे रहा है वह क्वालिफाइड होना चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उस व्यक्ति को एलिजिबल होना चाहिए। तीसरा, एप्लीकेशन shall be accepted by the person who is authorized। इसका मतलब कंपनी की ओर से जो व्यक्ति अलॉटमेंट करने वाला है, जो व्यक्ति अलॉटमेंट करने वाला है, इसका मतलब ऑफर को एक्सेप्ट करने वाला है, वह अथोराइज पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब एक्सेप्ट करने का अधिकार उसी व्यक्ति के पास है बच्चों जो अथोराइज्ड है। जो अथोराइज्ड नहीं होगा वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बोलो, वो मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। फिर से वापस से सुनिएगा, जब मेरे द्वारा यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है तो मैं राइटिंग में ये ऑफर दूंगा, ओरल ऑफर नहीं चलेगा। ऑफर किस बात का होगा गौरव मिश्रा? कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ, मैं सिक्योरिटीज खरीदना चाहता हूँ कंपनी में। दूसरा मेरा कहना है कि जब मैंने ये ऑफर दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट हूँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है। दो, तीसरा वही मैं कह रहा हूं कि जिसको ये ऑफर दिया गया है उसे एक्सेप्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी अथोराइज्ड। ठीक है। चौथा, एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज एप्लीकेशन की कि मुझे शेयर्स दो और 1 साल के बाद वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है कि भैया तुम्हारे शेयर ले लो। ऐसा नहीं है, एक रीजनेबल पीरियड में ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो अहमदुल्ला, कुल मिलाकर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के जो नियम थे वही पढ़ रहे हो। बस अंतर यहाँ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर ओरल भी चलता था। आयुष, क्या मैं सही हूँ?
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत कशिश गुप्ता ऑफर ओरल भी चलता था. इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग अनलेस एंड अनटिल किसी एक्ट में स्पेसिफिकली प्रोवाइड न हो तो. क्या सही कह रहा हूं मैं? ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि ओरल की जगह हमेशा दैट ऑफर शैल बी मेड इन द राइटिंग. आपके द्वारा जो ऑफर दिया जा रहा है वह राइटिंग में होना चाहिए. आयुषी अग्रवाल, यह बेटा राइटिंग में होना चाहिए. दूसरा, मैंने कहा ये ऑफर जब आप कर रहे हो तो आप क्वालिफाइड टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए. तीसरा मेरा कहना है कि क्योंकि एक्सेप्टेंस है, ये एक्सेप्टेंस जो व्यक्ति करेगा वो अथोराइज होना चाहिए. एक्सेप्टेंस एक रीजनेबल पीरियड में होना चाहिए. और आयुष, एक और बात बेटा, एक्सेप्टेंस shall also be communicated to applicant. ठीक है, जिसको कैसे कहते हैं हम? लेटर ऑफ अलॉटमेंट के माध्यम से. इसके माध्यम से कहते हैं बच्चों, लेटर ऑफ अलॉटमेंट के माध्यम से. करेक्ट. लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू कर देते हैं, इसका मतलब हमने अपनी कम्युनिकेशन दे दी. अनुपा, मेरी बात क्लियर क्या बेटा? इज इट क्लियर नाउ? तो कुल मिलाकर जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल करना पड़ेगी. अमतुल्ला, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. और उस रिक्वायरमेंट में आपको ये लिखा हुआ है कि आपका ऑफर राइटिंग में अथोराइज पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट किया जाए. इवन जो कर रहा है वो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. और उसके बाद आप लोग जानते हैं जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ व्हाट, कि कम्युनिकेशन किया जाए और कम्युनिकेशन भी आपके द्वारा रीजनेबल पीरियड में किया जाए. ठीक है. और एक और बात, ये फालतू है लेकिन लिख सकते हैं, एक्सेप्टेंस शैल बी एब्सोल्यूट नॉट कंडीशनल. इसका मतलब आप लोग जानते हैं ना, जैसा ऑफर आया वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए. अदरवाइज इसे हम क्या कर लेंगे? अदरवाइज हम इसे क्या कह देंगे? तो मेरा कहना है कि हम उसे काउंटर ऑफर कह देते हैं. बोलो, क्या एक्सेप्टेंस ओरली भी हो सकती है या भी रिटर्न में? आयुषी, मेरा कहना है लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा. लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? राइटिंग में जाएगा. ठीक है, तो मैंने जैसा ऑफर दिया है वैसा ही एक्सेप्ट होना चाहिए. वैसा ही मेरा कहना है कि एक्सेप्ट होना चाहिए. अगर वो कंडीशनली एक्सेप्ट हुआ तो ध्यान रखिएगा ये माना जाएगा कि उसने काउंटर ऑफर दे दी. करेक्ट किया? बोलिए. तो ये रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी फॉर वैलिड अलॉटमेंट. दीज आर द रिक्वायरमेंट जो आपको क्या करना पड़ेगी? वैलिड अलॉटमेंट के लिए पूरी करनी पड़ेगी. कि जो राइटिंग में अप्लीकेशन आए, जो कर रहा है अप्लाई वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने के लिए एलिजिबल हो. दूसरा, आपने बात कही कि साहब मुझे क्या करना है, मेरे को एक्सेप्ट करना है, अथोराइज पर्सन को करना है, रिजनेबल पीरियड में करना है, कम्युनिकेट करना है और अनकंडीशनली उसे एक्सेप्ट करना है. ठीक है सर. प्रिस्क्राइब मोड भी होगा? एज सच कुछ नहीं है. प्रिस्क्राइब मोड जो है बेसिकली वो लेटर ऑफ अलॉटमेंट ही है हमेशा. ठीक है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ही है बेसिकली. ठीक है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन की जाती है तो फिर आपको सीधे उनके खातों में क्रेडिट कर दिया जाता है. ठीक, तो वो तो जिस तरीके से ऑफर आएगा उस तरीके से किया जाएगा. तो एप्लीकेशन जैसे फॉर्म आया है वैसा किया जाएगा, अपने हाथ में नहीं आए. और बोलो, आगे बढ़ूं? अब क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा कि अलॉटमेंट शब्द को समझाओ? तो मुझे बोलना चाहिए नहीं, इट वुड नॉट बी आस्क्ड ओवर देयर. ये किसी भी रूप में वहां पूछा नहीं जाएगा. ऐसा प्रश्न वहां पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा. इस तरह से कोई प्रश्न वहां पर नहीं पूछा जाएगा कि आप बताइए कि अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है. नहीं नहीं नहीं, गौरव मिश्रा, जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, ध्यान से सुनना, कि क्या फॉरफिटेड शेयर्स को जब हम री इशू करते हैं, क्योंकि सबने नेहा धाकड़ ये प्रश्न सुन रखा है, फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू होता है. जानते हैं सभी लोग यहाँ पर 11th 12th पढ़े हुए हैं,
मतलब मुझसे अच्छा ही 11th 12th पढ़ रखे हैं, डेफिनेटली मुझे बोलना चाहिए। फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू किया जाता है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, तो प्रश्न आया कि जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करेंगे तो क्या नेहा धाकड़ इसे अलॉटमेंट कहेंगे, क्या रिया जैन, क्या दिशा जैन, क्या दिशा गुप्ता इसे हम अलॉटमेंट करेंगे? ये प्रश्न एग्जाम में आएगा। वेदर री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स be considered as allotment? प्रश्न ये आएगा एग्जाम में। कौन सा प्रश्न आएगा बच्चों? ये वाला। तो बोलिए। ध्यान रखिएगा बच्चों। नो सर, क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का मतलब अनइश्यूड सिक्योरिटीज को किसी के लिए अप्रोप्रिएट करना है। समझना मेरी बात। अलॉटमेंट का मतलब मैंने ऊपर लिखवाया था बच्चों, अनइश्यूड सिक्योरिटीज को किसी के लिए अप्रोप्रिएट कर देना है। अनइश्यूड सिक्योरिटीज को किसी के लिए अप्रोप्रिएट कर देना है। बोलो हाँ या ना। अनइश्यूड सिक्योरिटीज को किसी के लिए अप्रोप्रिएट कर देना ही क्या कहलाता है बच्चों? अलॉटमेंट। पर यहाँ तो ऑलरेडी इश्यूड थी सिक्योरिटीज। अरे बोलिए, देखो जरा क्या लिखा हुआ है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। फॉरफिटेड मतलब क्या? इश्यूड थे। हाँ या ना? लवली, लविका, लविका तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो ऋषिना मेरा क्या कहना है बेटा कि जब री इशू किया जाता है इश्यूड या यूं कहूं फॉरफिटेड शेयर्स को, तो ध्यान रखिएगा इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अलॉटमेंट। करेक्ट, उसे अलॉटमेंट नहीं माना जाता। और ध्यान रखिएगा, जहां अलॉटमेंट नहीं होता वहां रिटर्न ऑन अलॉटमेंट भी फाइल नहीं किया जाता। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। जालान का केस आएगा, केस ऑफ चालान। बिल्कुल, इट मींस शेयर फ्रेश होने चाहिए। शेयर्स फ्रेश होने चाहिए। इसका मतलब जिताक्षी ने एक और प्रश्न पे प्रश्न कर दिया, सर इसका मतलब ऑफर फॉर सेल किया, ऑफर फॉर सेल लेकर आए। बात समझना, क्या लेकर आए थे? ऑफर फॉर सेल। बताओ, क्या हमने फ्रेश इशू किया था क्या? नहीं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के शेयर्स बिके थे। बोलो, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर्स बिके थे। तो जब उन्हें राम के ये शेयर्स को, राम के जब इन शेयर्स को, ध्यान रखिएगा, घनश्याम, राधेश्याम, बलराम, इनको बेचा जाएगा,
तो ध्यान रखिएगा उसे अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा। कारण क्या है बच्चों? क्योंकि वह इश्यूड सिक्योरिटीज का किया जा रहा है, वह ऑलरेडी इश्यूड किया जा रहा है। देन इन फर्स्ट केन इन अप्रोप्रिएशन एंट्री रिवर्स होगी व्हेन फिजिकली इट विल बी अलॉटेड बिकॉज नाउ वी आर ओनली अप्रोप्रिएटेड द सिक्योरिटीज। यशस्वी क्या कह रही हैं आप? वापस से समझ जाएंगी आप मुझे? कोई रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जब री इशू कर दिया है, कुछ नहीं, आपकी अलॉटमेंट है, बस ये दर्शाया जाता है कि आपने इतने अलॉट कर रखे हैं। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये फॉरफिट करके री इशू करें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यह सिर्फ रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, कि पहले ये थे और अब ये हैं, पहले ये थे और अब ये हैं। बस ध्यान रखिएगा इतनी बात। आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में इस बात की एंट्री करनी पड़ती है, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इससे संबंध में कुछ भी करने की। बोलो, कोई और प्रश्न? डेफिनेटली यही तो बातचीत हुई, देखो। जहां अलॉटमेंट नहीं होता वहां रिटर्न ऑन अलॉटमेंट भी फाइल नहीं होता है। मुस्कान, चलिए खैर, थोड़ी बहुत आपकी बातचीत ये आपके मॉड्यूल से भी करते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे, है ना? क्योंकि एट द एंड आपको ही अच्छा लगना चाहिए, मुझे अच्छा लगे ना लगे, बताइए। हाँ सर, आपको अच्छा लगे ना लगे, हमको जरूर अच्छा लगना चाहिए। ये देखो, अलॉटमेंट शब्द को समझाया गया है, दिखाई दिया क्या बोर्ड पर? आपका मॉड्यूल है बच्चों, दिस इज योर मॉड्यूल, करेक्ट। वन बाय वन समझते हैं जो मैंने आपको बता दिया। क्योंकि आपका ये समझना बहुत ज़रूरी नहीं है, तो सर तो, नहीं तो सर तो कुछ भी बता रहे हैं मन से, ऐसे थोड़ी मान लेगा कोई बच्चा। क्यों अंकित शास्त्री, मान लेगा कोई बच्चा? नहीं मानेगा, वो तो चेक करेगा, और चेक करना ही चाहिए, उसका अधिकार है ये। दुर्गा केसरी, हाँ सर बिल्कुल। चलिए, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन। बेटा, ये शब्द मैंने यूज किया था क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, इसका मतलब ये क्या हो गया? अथोराइज पर्सन हो गए। अरे हाँ, आपने वर्ड यूज किया था ना, अथोराइज पर्सन। आउट ऑफ प्रीवियसली अनअप्रोप्रिएटेड, अनअप्रोप्रिएटेड मतलब अनइश्यूड, of a certain number of shares to person who have made application for the shares। क्या मैं सही हूं? बोलो बच्चों, आर्ची सिंघे, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? चलिए, इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप देखिएगा, जनरल प्रिंसिपल्स फॉर अलॉटमेंट। पहला, बाय प्रॉपर अथॉरिटी। बोलो, मैंने बताया है। अलॉटमेंट मस्ट बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। देखो, इसने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है, मस्ट बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल, बोलो, किया ना इसने मुझे कॉपी? अरे मैंने किया क्या इसे कॉपी, बताओ। नहीं सर, इसने आपको कॉपी किया है।
अरे हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल। हाँ इसने किया सर, बिल्कुल आर्ची, वेरी गुड। बच्चों, यही एक रीजन होता है कि पढ़ाने का अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है। चलिए, अलॉटमेंट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, अलॉटमेंट अगेंस्ट अप्लीकेशन ओनली, वो भी देखो राइटिंग में। एन अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी लॉ, इसका मतलब देखो, ऑन अप्लीकेशन ऑफ अ माइनर अलॉटमेंट शुड बी वॉइड। अब बताइए, मैंने तो इससे अच्छा पॉइंट यूज किया है कि जो अप्लीकेशन कर रहा है वो एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना? तो इससे तो बेहतर अपने पॉइंट है यहाँ। चलिए, कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है बच्चों, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। आप ये केस लॉ इतने पढ़िए, ये केस लॉ इतने पढ़िएगा। कौन सा? ये वाला, गोपाल जालान। ये केस लॉ पढ़िएगा, एक पेज पहले है। मैं बैटरी चेंज करता हूँ। क्या मेरी वॉइस आ रही है अब तक? बताइए बच्चों, क्या वॉइस आ रही है मेरी? ठीक है। तो ये कंडीशंस आपने पढ़ ली। चलिए, अब एक केस लॉ, मैंने आपको क्या कहा कि क्या फॉरफिटेड शेयर्स को मेरा कहना है कि जब री इशू किया जाता है तो रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं। गोपाल जालान का केस, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है, पढ़ते हैं सब।
Supreme Court held that exchange was not liable to file any return of forfeited shares under Section 39 of Companies Act 2013. कहा गया कि रिटर्न ऑन अलॉटमेंट फाइल करने की जरूरत नहीं है. किसको? स्टॉक एक्सचेंज को. When the same were, बोलो बोलो रे बच्चों. देखो जवाब ही देने को तैयार नहीं है जनता. रीइश्यूड. ठीक है, आगे पढ़ो. The court observed that when share is forfeited and reissued, there is correct. In the sense of appropriation of shares out of authorized and unappropriated capital, and approve the observation of Harris CJ in SM Nandi's case that on forfeiture all that happened was the right of particular shareholder disappeared, but the shares considered as a unit of issued capital continued to exist and was kept in suspense until another shares was found for it. बोलिए हाँ या ना. ठीक है, तो जब तक कोई नया शेयर होल्डर नहीं मिल जाए तब तक ऐसा नहीं है कि शेयर्स ख़त्म ही हो गए, वो बस सस्पेंड्स अकाउंट में रखे गए हैं. उनका कहना है इसलिए जब फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाए तो उसे अलॉटमेंट नहीं मानेंगे. और दुर्गा केसरी जिसे अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, उससे मेरा कहना है कि आपको रिटर्न ऑन अलॉटमेंट वहाँ फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पर रिटर्न ऑन अलॉटमेंट आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं है. बोलो हाँ या ना. ठीक है. अरे मेरे दोस्त, चीते की चाल, बाज की नज़र और अंकित शास्त्री श्रेयांश सर पर कभी भी शक नहीं करते. तू जो पढ़ रहा है ना बेटा, वो सेक्शन नंबर 39 है, और मैंने अंकित शास्त्री जो पढ़ाया है दैट इज सेक्शन नंबर 42. बहुत आर डिफरेंट. तू हल्के में ले रहा है श्रेयांश सर को मेरे दोस्त. हाँ, अरे नहीं सर. ऐसा नहीं है बेटा. दोनों में रिक्वायरमेंट डिफर है. दोनों में क्या है बेटा? रिक्वायरमेंट डिफर है. एक जगह प्राइवेट प्लेसमेंट का अलॉटमेंट है दैट इज सेक्शन नंबर 42, और जहां भी अपन बात करेंगे दैट इज सेक्शन नंबर 39, जिसमें हम पब्लिक इशू के अलॉटमेंट की बात करेंगे. ठीक है, तो अंकित शास्त्री शक नहीं करते. ठीक है, चलो और बताओ. सर आप ही तो बोलते हो चेक करने का, और आप ही बोल रहे हो ऐसा. नहीं, करेक्ट है, गलत नहीं है, बस अंतर है वहां पर. तो सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए केस लॉ, क्योंकि ये केस लॉ एग्जाम का क्वेश्चन बनता है. ठीक है, अरे हाँ या ना. केस ऑफ जालान. केस ऑफ पूरा ढंग से ही लिख देते हैं, श्री गोपाल जालान वर्सेस कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज. बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो एक बेसिक यहाँ पर मेरा आयुष्य खत्म हो गया कि व्हाट यू मीन बाय अलॉटमेंट. राकेश सिंह मेरे दोस्त, यहाँ पर एक बातचीत समझ गए, व्हाट इज अलॉटमेंट. करेक्ट है, पक्का. अब एक अलॉटमेंट तो कहाँ हो गया? प्राइवेट प्लेसमेंट में हो ही गया. मैंने सिखाया था, मुझसे बहुत प्रश्न पूछे थे. आकांक्षा बापट, पता नहीं कितने दिनों के बाद, तुम कितने दिन बाद मिले आकांक्षा बापट? आई सपोज आफ्टर 7 days यू आर इन माई बैच. क्या मैं सही कह रहा हूँ? सर आप कब झूठ बोलते हैं? अब देखो कोई जवाब नहीं आएगा. यस सर. देख लो, तो गलत होता है ना आकांक्षा. रॉन्ग इज ऑलवेज
रॉन्ग। चलिए कोई बात नहीं। प्रांजल सिन्हल, ठीक है, मैंने देखा नहीं था। अच्छा आकांक्षा सर कोरोना हो गया है सर, हॉस्पिटल में हूँ। ध्यान रखो आकांक्षा, ठीक है। अब आपको अपना ही नहीं लोगों का भी ध्यान रखना है आकांक्षा, ठीक है। बहुत बढ़िया रे, क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोगों को कोरोना कैसे हो रहा है? थोड़े से बी केयरफुल टुवर्ड योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, अब एक और तो हमने क्या कह दिया बच्चों कि प्राइवेट प्लेसमेंट में अलॉटमेंट कैसे होता है, तो यहां पर तो अपन सीख गए प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे अलॉटमेंट होता है। बोलो। अरे तुम्हें सिखाया था ना प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे अलॉटमेंट होता है, सिखाया नहीं था क्या? कोई कहेगा मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे अलॉटमेंट होता है? प्रांजल। सर मैं तो आई नहीं थी। मैंने कहा था प्राइवेट प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको 60 दिन में दुर्गा केसरी अलॉटमेंट करना है, और दुर्गा केसरी अगर 60 दिन में आप अलॉटमेंट नहीं कर पाई तो आपको पता है कि 15 दिन में रिफंड करना है, और 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो आप जानती हैं कि 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना है। करेक्ट? बोलिए, दिस वॉज द कंडीशन अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अलॉटमेंट की मैं सही कह रहा हूँ प्रिया रजक? करेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन 39 की। किसकी बात कर रहे हैं? सेक्शन 39 की, ठीक है। जो पब्लिक इशू में होने वाले अलॉटमेंट की कंडीशन को दर्शा रहा है। किसमें? पब्लिक इशू में अलॉटमेंट की कंडीशन को दर्शा रहा है। व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बिफोर अलॉटमेंट इन केस ऑफ पब्लिक इशू, ठीक है। कि आपको किस तरीके से अलॉटमेंट की कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करके करना है। इतनी बात क्लियर क्या हमेशा? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। सबसे पहला, नो कंपनी shall make allotment। किसी कंपनी के द्वारा हमेशा अलॉटमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है, अनलेस फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। जब तक कि निम्नांकित कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाए आकांक्षा बापट, मेरा कहना है कि आपके द्वारा अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। इन द फॉलोइंग टू केसेस, या यूँ कहूँ इफ़ द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर बिंग सेटिस्फाइड, तो कंपनी के द्वारा अलॉटमेंट नहीं किया जा सकता। नेहा धाकड़, ये दो क्वेश्चन, ये कंडीशन कौन कौन सी हैं? पहली कंडीशन ध्यान से सुनना, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू इज रिसीव्ड। बोलो, minimum application value is received and minimum subscription is achieved। तभी जाकर आप अलॉटमेंट करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। दो चीज़ें आपको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है दुर्गा। पहला है आपकी मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू, इसका मतलब जो मैंने कहा था उतनी मुझे मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू रिसीव होनी चाहिए एप्लीकेशन पर। मान लो मैंने कहा 10 रुपये के शेयर पर जो भी अप्लाई करना चाहता है उसे 5 रुपये की एप्लीकेशन करनी है, तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू। एग्जाम्पल लिया 5 रुपये, ठीक है। बोलो, तो जिसने अगर एक शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसने 5 रुपये दिए होंगे, जिसने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा वहीं उसने, मेरा कहना है कि नेहा धाकड़ कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 10 के लिए किया होगा, तो शुभम उसने मुझे दिए होंगे 50 रुपये। बात समझ में आई? जयेश, करेक्ट। किसी ने अगर 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो उसने मुझे 500 रुपये दिए होंगे, क्योंकि मैंने मेघा क्या रखी है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कशिश? 5 रुपये, ठीक है। बोलो, अब
मेरा ये भी कहना है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी अचीव होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, कि अगर मैं 1000 शेयर्स लाया हूं तो कम से कम इतने शेयर्स लोगों ने खरीदने के लिए हाँ कर दी हो। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अमतुल्ला बोहरा, अगर मैं 1000 शेयर्स लेकर आया हूं तो अगर मैं कहता हूं कि 90% मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, कितना है? 90% मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, तो 900 शेयर्स के लिए लोगों ने एप्लीकेशन कम से कम की हो, तो मुझे क्या करना है, एप्लीकेशन या खरीदने के लिए उतने लोगों तैयार भी हुए हों, और ध्यान रखना उन्होंने जो एप्लीकेशन की है उस पर पैसा भी मुझे दिया है, तभी जाकर मैं अलॉटमेंट कर पाऊंगा। नहीं तो कंपनी ने साफ कह दिया आप पब्लिक इशू के केस में अलॉटमेंट ही नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एलिजिबल टू मेक अलॉटमेंट इन केस ऑफ पब्लिक इशू। आप पब्लिक इशू के केस में अलॉटमेंट ही नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपको इतना पैसा नहीं मिला होगा, तब तक आप किसी भी रूप से यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू मेक अलॉट। ठीक है। अब प्रश्न है मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? पहला 5% ऑफ, एटलीस्ट है, हाँ, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू, और सच अमाउंट एज से बी स्पेसिफाई। सर क्यों? मैंने कहा था पब्लिक इशू से संबंधित सारे मामले, पब्लिक इशू जो संबंधित सारे मामले होते हैं वो कौन चलाता है? सेबी। तो सेबी अगर कुछ अदर अमाउंट बताएगा तो फिर सेबी का अमाउंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सेबी का अमाउंट आना चाहिए। कंपनी लॉ तो क्या कहता है? 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। राकेश बरोबर। पर सेबी अगर कुछ और बोलता है तो सेबी चलेगा। और सेबी ने क्या बता रखा है? बताओ बच्चों, सेबी ने क्या बता रखा है? जैसा इसने बताया 25% ऑफ इशू प्राइस एज पर सेबी। सेबी ने क्या बता रखा है बच्चों? 25%। पर कंपनी लॉ में प्रावधान अंकित शास्त्री कितने के लिए मेरा दोस्त? 5% के लिए। पर सेबी ने बढ़ाकर 25% कर रखा है, तो मुझे वो चलाना पड़ेगा। गेटिंग इट? नेहा धाकड़, आयुष मिश्रा, ठीक है क्या? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना? नो प्रोविजन इन कंपनी लॉ। क्योंकि मैंने कहा ना सारे मामले पब्लिक इशू के कौन देखता है? अरे बोलो रे। सेबी। और सेबी ने क्या स्पेसिफाई कर रखा है? 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए क्या करें? अधिक जानकारी के लिए सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 का अवलोकन करें। ठीक है। कौन पढ़ाएगा? श्री श्री 1008 कौन पढ़ाएंगे? रोहित सर। ठीक है, बिल्कुल। आयुष मिश्रा क्या एरिया है? 120 दिन में रिफंड करना होता है? नहीं रहे, ऐसा नहीं है कोई प्रोविजन। ठीक है, 120 दिन वाला कोई पॉइंट नहीं है लाला। ठीक है, ये कभी था ही नहीं 120 दिन। इट वॉज नॉट एट ऑल एनीवेयर, ये कहीं था ही नहीं बेटी। ठीक है, और बोलो कोई। 90% ऑफ ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट। ठीक है। अमतुल्ला बोहरा, क्या मैं सही हूं? अब मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या?
चलिए, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइएगा, अमतुल्ला, आर्ची, ध्यान से सुनना, आयुष, आई एम इंटेंडिंग टू गिव पार्टी, मैं पार्टी देना चाहता हूँ अपूर्वा, ठीक है। आकांक्षा, मैं पार्टी देना चाहता हूँ। आयुष पूछ रहा है कब, कब? मैंने कहा देना चाहता हूँ, इंटेंशन है, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है। राकेश, मानने में तो कोई हर्ज नहीं है। चेतन सिंह, बरोबर, मान लो कि मैं पार्टी दे रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्लास में अनाउंस कर दिया और बच्चे से बोला जो भी पार्टी अटेंड करना चाहते हैं वो ₹500 लेकर आए। क्या लेकर आए? ₹500। सब बैठे बैठे हंस रहे होंगे। अच्छा, तो ये कैसी पार्टी हुई? भैया अरेंज मैं कर रहा हूँ, पैसे तुमसे ले रहा हूँ, ठीक है। करेक्ट क्या? पार्टी कब थी? संडे को। पार्टी कब थी दिशा? संडे को। देयर इज अ पार्टी ऑन संडे। करेक्ट अमीशा, ध्यान से सुनिएगा। अब एक बच्चा संडे को पार्टी से 1 घंटे पहले मुझे ₹500 ला कर देता है कि सर मुझे भी आना है। तो मुझे एक बात बताओ, विल आई बी एबल टू मेक, विल आई बी एबल टू मेक अरेंजमेंट देयर ऑफ? आई गौरव मिश्रा, नहीं कर पाऊंगा यार, नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि ये कोई ओपन ऑफर थोड़ी है कि जब चाहो तब। बोलिए, ऐसा तो है नहीं। करेक्ट किया? तो इसका मतलब अगर सेबी बोलता है कि मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू 25% आना चाहिए और मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% आ जाना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि कभी भी आए। एक समय सीमा भी तो होनी चाहिए कि इतने समय में अचीव हो जाना चाहिए, बरोबर। एक टाइम पीरियड तो खुशी नागर होना चाहिए ना जिसमें आपका ये सब्सक्रिप्शन आ जाना नहीं चाहिए। नहीं तो फिर इंतजार इंतजार और बस इंतजार कर रहे हैं कि कब जवाब आएगा, कब जवाब आएगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो यह टाइम लिमिट क्या है? सच एप्लीकेशन एंड सब्सक्रिप्शन shall be received within 30 days of issue of otherwise amount received be refunded. Otherwise interest at the rate 15% expiry of 3 days। ध्यान रखना, वहां तो 60 दिन के बाद से ही ब्याज लग गया था, वहां तो 60 दिन के बाद से ही ब्याज लगा था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 30 दिन के बाद से ब्याज नहीं लगेगा। जितने समय में आपको रिफंड करना था नहीं किया तो फिर 15 दिन के बाद से आपका ब्याज लगेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन 30 डेज में आ जाना चाहिए। कब से? फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से। एप्लीकेशन और सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जाना चाहिए बच्चों? 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस से। प्रॉस्पेक्टस मतलब समझ गए ना, चाहे रेड एरिंग हो, चाहे शेल्फ हो, चाहे ऑर्डिनरी हो। बोलो, जवाब ही नहीं आएगा, देखो। और नहीं तो 15 दिन में रिफंड, और नहीं तो 15 दिन में रिफंड नहीं कर पाए तो फिर 15% की दर से ब्याज, ठीक है। मेरे दोस्त अंकित शास्त्री, गौरव मिश्रा, गौरव सेन, साने सरनेम लगाता है मेरे दोस्त, चेक करना सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 को मैंने बता दिया। सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 को मैंने बता दिया। ठीक है,
और ज़्यादा होशियारी मारूं तो क्योंकि मेरे को तो आता है ना बच्चों। तो 1 2 3, फिर रूल भी बताएं। तो रूल नंबर 11 और 12, 11 डिस्कस हुआ है अभी। रूल 11 ऑफ पीएस रूल्स। रेड कलर पेन में क्या लिखा है? अदरवाइज, अदरवाइज। ठीक क्या? अब अगर आप चाहो हटा दूं, मॉड्यूल बता दूं। चेतन सिंह, चेतन सिंह, इंटरेस्ट 15% है ये। सर वहां तो 12 था। अरे वो प्राइवेट प्लेसमेंट का था, ये पब्लिक इशू है, इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है। आई नो। देखो, अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी ऑफर टू पब्लिक। बोलो, पब्लिक। where minimum amount has been subscribed, that is minimum subscription, and some payable on application have been paid and received by company. ओनली तभी। बताओ, किया कॉपी इसने? ठीक है, ये आगे आएगा अभी, ये भी आगे आएगा, ये भी आगे आएगा। इसने अच्छा सबसेक्शन 1 ही डाला, लिखा ही नहीं आगे तो कुछ। ये भी आगे आएगा, ये भी आएगा, ये भी आगे आएगा। ये सबसेक्शन 4 है जो भी पढ़ाना बाकी है। ठीक है, देखो अब ये वाला, इन केस स्टेटेड मिनिमम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड and the sum payable on application has not been received within 30 days। बोलो, बताया था 30 दिन में आना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। बोलो, या फिर सच अदर जो सेबी स्पेसिफाई करे। अमाउंट शैल बी रीपेड विद इन 15 डेज फ्रॉम क्लोजर ऑफ इशू। बोलो, 15 दिन में रिफंड करेंगे। अगर 15 दिन में रिफंड नहीं किया तो 15% की दर से ब्याज भरेंगे। बोलिए, सबसेक्शन 3 है ये, 39 सबसेक्शन 3। टू तो लिखा ही नहीं है इन्होंने, चोरों ने। हाँ, टू तो लिखा ही नहीं है। अब आप बताओ, अकल बड़ी की भैंस? सर भैंस, बोलो, भैंस। चलिए चेतन सिंह, एक पॉइंट और बाकी है, लेकिन अब मेरा समय हो चुका है, इसलिए हम बात करेंगे अब कल। इसलिए हम बात करेंगे अब कल, अभी 5 मिनट के ब्रेक के साथ अब से मुलाकात होगी। किसको लेकर? JIGL को लेकर। इसमें जिनके प्रश्न थे वो मुझे बता दें तो वो मैं सॉल्व कर देता हूँ, जिनके प्रश्न थे वो मुझे बता दें, वो सॉल्व कर दें।